वेलकम टू द स्टूडियोज। मेरा नाम है अपूर्वा। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसके इवोल्यूशन और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तक पहुंचने की ये जर्नी बहुत ही रोमांचक रही है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर लेती हूँ। द पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी। पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी के इवोल्यूशन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी का क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी? अगर हम टर्म पंचायती राज की बात करें, इसके पंच का मतलब होता है 5, आयत का मतलब असेंबली, राज का मतलब रूल, यानी कि 5 लोगों की असेंबली के द्वारा रूल करना, उसको पंचायती राज कहते हैं। पुराने टाइम में पंचायत में कुछ एडरली और वॉइस पीपल को रखा जाता था ताकि वो लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके, सेटल डाउन कर सके। इंडिया में पंचायती राज को रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है, यानी कि पंचायत एक गवर्नमेंट की ही फॉर्म होती है जो विलेज लेवल पे होती है। उस विलेज में हुई सारी एक्टिविटीज़ के लिए वो विलेज खुद ही जिम्मेदार होता है। इस पंचायत में जो लीडर होता है उसको मुखिया या फिर सरपंच कहा जाता है। अगर मैं म्यूनसिपैलिटी की बात करूँ, म्यूनसिपैलिटी का मतलब होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। आसान शब्दों में ऐसे अर्बन एरियाज जहाँ पे उन लोगों को गवर्न करने की पावर दी जाती थी जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे। म्यूनसिपैलिटी में 8 टाइप की अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पंचायती राज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पाने की जर्नी रही है वो कैसी रही है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम की झलक हम इंडिपेंडेंस के टाइम से ही देख सकते हैं। जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स ने आर्टिकल 40 दिया, जिसमें स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि हर विलेज में वो एक पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उन्हें अथॉरिटी और पावर देंगे ताकि वो यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट में अच्छे से फंक्शन कर पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाना चाहती थी, जिसके लिए सबसे पहले एक कमेटी फॉर्म हुई। कमेटी सबसे पहले जो बनी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ 1957 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सचेंज सर्विसेज को एग्जामिन करना और ऐसे मेजर्स को सजेस्ट करना जिससे उसकी वर्किंग कंडीशन को और अच्छा किया जा सके, ये मेन पर्पस इस कमेटी का था। इस कमेटी में जो चेयरमैन थे वो थे बलवंत राय जी मेहता। कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज लोकल गवर्नमेंट की, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जहाँ पे ग्राम पंचायत में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई और पंचायत समिति जिला परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई। पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी और दूसरी तरफ जिला परिषद को एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी बनाने की बात, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेयरमैन ऑफ जिला परिषद बनाने की बात की। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। इस स्कीम का इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2, 1959 नागपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। अब आंध्र प्रदेश को भी लगा कि उसको पंचायती राज सिस्टम लाना चाहिए, तो राजस्थान के तुरंत बाद ही आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। पर इस कमेटी की रिकमेंडेशन फुलफिल ना होने की वजह से एक और कमेटी फॉर्म हुई, वो थी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ 1977 में जनता गवर्नमेंट के द्वारा। चेयरमैन रहे हैं अशोक मेहता। इस कमेटी का मेन पर्पस था कुछ ऐसे मेजर्स को बताना, कुछ ऐसे मेजर्स सजेस्ट करना जो पंचायती राज सिस्टम इंडिया में उस टाइम डिक्लाइन हो रहा था वो रिवाइव हो सके और वो उसको और स्ट्रेंथ मिल सके, यानी कि वो स्ट्रेंथन हो सके। 132 टोटल रिकमेंडेशन दी गई थी इस कमेटी के द्वारा। कमेटी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी वो ये थी कि 3 टियर सिस्टम को हटा के 2 टियर सिस्टम कर दिया गया, यानी कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल पंचायत, ग्रुप ऑफ विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट लेवल को सबसे पहला सुपरविजन का लेवल बनाया गया स्टेट लेवल के बाद में। जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया गया और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। SC और ST की सीट्स के लिए रिजर्वेशन की बात की गई, पर गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाने की वजह से इन रिकमेंडेशंस को कंसीडर नहीं कर पाया गया। उसके बाद में फिर एक नई कमेटी फॉर्म हुई जो थी GVK राव कमेटी, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ 1985 में। इस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं GVK राव, जिनका अपॉइंटमेंट किया था प्लानिंग कमीशन ने। इस कमेटी का मेन पर्पस था एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को रिव्यू करना और उसके लिए कुछ अच्छे सजेशंस देना। इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसमें सबसे पहले बात यही कही कि डेवलपमेंट होने के लिए उसका ग्रास रूट लेवल से होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर इंडिया में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इस टाइम वो ग्रास विदाउट रूट्स है।
जिला परिषद को सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी बनाया गया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम का। जिला परिषद को प्रिंसिपल बॉडी बनाया गया कि वो मैनेज कर सके सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। रेगुलर इलेक्शंस करने की बात की गई पंचायती राज सिस्टम में, और कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को थोड़ा रिड्यूस करके पावर्स को पंचायती राज इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना चाहिए। पर इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में एल.एम. सिंघवी कमेटी को फॉर्म किया गया 1986 में, जिसके चेयरमैन रहे हैं एल.एम. सिंघवी। अपॉइंटमेंट इसका किया था राजीव गांधी गवर्नमेंट में। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट करके लिखे हैं। ये सब प्री में पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी के रूप में भी और लॉ वालों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी। इस कमेटी का जो मेन पर्पस था वो पंचायती राज सिस्टम जो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है उसको रिविटलाइज करना। कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी, सबसे पहले रिकमेंडेशन थी कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने की बात एल.एम. सिंघवी कमेटी में ही की गई थी। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाने चाहिए जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए पंचायती राज सिस्टम में। एक कमेटी फॉर्म होनी चाहिए जो कि रीऑर्गेनाइज कर सके विलेज में ग्राम पंचायत को, जिससे एक वाइबल रोल प्ले हो सके। कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी भी दी गई कि विलेज पंचायत में ज़्यादा फाइनेंस देना चाहिए ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सके। जुडिशियल ट्रिब्यूनल सेटअप होना चाहिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन मैटर्स से डील कर सके। बाद जो कमेटी बनी वो थी थगौन कमेटी। थगौन कमेटी एक टाइप की सब कमेटी थी जो 1988 में फॉर्म हुई थी, जिसके चेयरमैन रहे हैं पी.के. थगौन। इसमें कमेटी का जो मेन पर्पस था वो एग्जामिन करना था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को जो कि डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म हुआ था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए। पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने की बात इस कमेटी ने भी की। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंचायती बॉडी को एक फिक्स टेन्योर के लिए रखने की बात की गई जो कि 5 साल था। रिजर्वेशन की बात की गई कि जो भी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए। वुमेन्स के रिजर्वेशन की बात की गई। स्टेट फाइनेंस कमीशन को सेटअप करने की बात की गई स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद बनाने की बात की गई। इसके बाद जो कमेटी फॉर्म हुई थी वो थी गार्डिगल कमेटी। गार्डिगल कमेटी का अपॉइंटमेंट 1988 में हुआ था। इसका मेन पर्पस था पंचायती राज इंस्टीट्यूट को और इफेक्टिव और अच्छा बनाना। इस कमेटी को फॉर्म किया था कांग्रेस पार्टी ने, जिसके चेयरमैन रहे हैं वी.एन. गार्डिगल। इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी, इस कमेटी ने भी कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। 3 टायर सिस्टम को इन्हें सपोर्ट किया, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 5 ईयर के टेन्योर को भी सपोर्ट किया। साथ ही में रिजर्वेशन की बात भी इस कमेटी ने मानी और कहा कि पंचायती राज हर लेवल पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर से ही फॉर्म होनी चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात की गई और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी स्टैब्लिश करने की बात की गई जो पंचायती राज के इलेक्शंस को कंडक्ट करा सके। इन सारी रिकमेंडेशंस को माना गया। फाइनली गार्डिगल कमेटी के द्वारा दी गई इस सारी रिकमेंडेशंस को माना गया और कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1992 प्रेजेंट किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे आने से पहले इस बिल को राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जुलाई 1989 में लोकसभा में प्रेजेंट किया था ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल सके, पर राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो पाने के कारण ये बिल वहीं पर रह गया। 1989 में प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सितंबर 1990 को फिर से लोकसभा में पास किया। गवर्नमेंट फॉल हो जाने की वजह से बिल लैप्स हो गया। इसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टरशिप में पीवी नरसिम्हा राव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में सितंबर 1991 में प्रेजेंट किया। फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास हो गया और हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 में इन फोर्स हो गया। अब बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की, जिसके थ्रू पंचायत को मिला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ पार्ट 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243O द पंचायत की बात करता है। साथ ही में ऐड हुआ 11 शेड्यूल जिसमें पंचायत के 29 फंक्शनल आइटम बताए गए हैं। इस एक्ट ने आर्टिकल 40 को एक नया शेप दिया और पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अगर हम इस एक्ट को देखें तो इस एक्ट को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंपलसरी, दूसरा वॉलेंट्री। कंपलसरी प्रोविजन स्टेट को ये डायरेक्ट करता है कि इट इज़ कंपलसरी फॉर द स्टेट टू इंस्टीट्यूट अ न्यू पंचायती राज सिस्टम। अब जहाँ पे वॉलेंट्री की बात की गई है वो टोटल स्टेट के ऊपर डिस्क्रिशनरी है कि उसके अंदर वो क्या करता है, कैसे फंक्शंस असाइन करता है, कैसी पावर असाइन करता है।
अगर हम पंचायती राज सिस्टम की बात करें, ये जस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि मैंडेट है स्टेट को अडॉप्ट करना ही होगा। इस एक्ट ने फेयर और इंडिपेंडेंट इलेक्शन प्रोसेस की भी बात की थी पंचायती राज इंस्टीट्यूट में। एक्ट सिग्निफाई करता है कि एक कंट्री में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को क्रिएट करने के लिए उसका ग्रास रूट लेवल से होना बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट ने डेमोक्रेसी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया था और एक नया एग्जाम्पल सेट किया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है। उसको डिस्कस करने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ का हमारा एक बड़ा अच्छा हिस्ट्री रहा है। 1687 और 88 के बीच में ही मद्रास में सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप हो गया था। 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता ने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सेटअप कर लिया था। लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइज विजुलाइज किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए। लॉर्ड रिपो रेजोल्यूशन ऑफ 1882 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और साथ ही में लॉर्ड रिपो को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा गया था। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइज वॉज अपॉइंटेड इन 1907 एंड इट्स रिपोर्ट वॉज सबमिटेड ऑन 1909। इसके चेयरमैन रहे हॉब हाउस। 1924 में उसी टाइम पे कैंटोनमेंट एक्ट पास हुआ था सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा, और कुछ प्रोविजनल ऑटोनॉमी स्कीम बनाई गई थी ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोविजनल सब्जेक्ट बनाया जा सके। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जब पंचायत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट किया था, उसी के साथ में 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि नगर पालिका बिल प्रेजेंट किया गया था अगस्त 1989 में लोकसभा में। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया, डिफीट हो गया और लैप्स हो गया। बीपी सिंह गवर्नमेंट ने भी इसको बिल को पास किया था सितंबर 1990 में लोकसभा में, लेकिन गवर्नमेंट को लैप्स हो जाने की वजह से बिल लैप्स हो गया। फिर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने ये बिल लोकसभा में सितंबर 1991 में पास करवाया। इस साथ हमें मिला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1992 और ये 1 जून 1993 से इफेक्ट में आया, और इसी के साथ हमें मिला पार्ट 9A। पार्ट 9A में टोटल 18 आर्टिकल हैं। 243P से लेकर 243ZG तक म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है। इसी के साथ में 12th शेड्यूल ऐड हुआ जिसमें 18 फंक्शनल आइटम म्यूनसिपैलिटीज़ के बताए गए हैं। 74th अमेंडमेंट ने म्यूनसिपैलिटीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और साथ ही में इसको जस्टिसेबल पार्ट बनाया, यानी कि मैंडेटरी पार्ट बनाया स्टेट के लिए कि उसको स्टैब्लिश करना ही है। इस एक्ट का मेन पर्पस था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट को रिविटलाइज और स्ट्रेंथन करना। 3 टाइप की म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई थी। नगर पंचायत जो कि ट्रेडिशनल एरियाज़ में, यानी कि जो वो एरियाज़ जो रूरल से अर्बन के बीच के हैं, मतलब रूरल से जो कन्वर्ट होकर अर्बन बन रहे हैं पर पूरी तरह अर्बन भी नहीं है और पूरी तरह अब रूरल भी नहीं है, ट्रांजिट के हैं, बीच के हैं, उसको ट्रेडिशनल एरियाज़ कहते हैं। दूसरा है हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल जो कि स्मॉल अर्बन एरियाज़ को कहा जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो लार्जर एरिया को कहा जाता है, यानी बिग सिटी और इन सबको कहा जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके इवैल्यूएशन और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।